एक लड़की जिसे किसी ने मंदिर के बाहर छोड़ दिया था, एक पिता जिसने उस देवी का प्रसाद समझकर अपना नाम दिया, और एक दिन उसी बेटी ने कहा जो आपने दिया वो काफी नहीं है, मैं गरीबों की तरह नहीं जी सकती। 12 घंटों बाद उसका शव हाईवे किनारे पड़ा था, चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ, पहचान मिटाई जा चुकी थी। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या एक सोची समझी हत्या थी? आज आप जो ये कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक बेटी की नहीं, बल्कि हर उस विश्वास की कहानी है जो प्यार के नाम पर कुचला गया था। 13 जुलाई 2019 की वो सुबह थी। नागपुर पांडुरना हाईवे पर सामान्य सी आवाज आई थी, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति सांवली फाटा के पास से गुजर रहा था, उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ी। लाश औंधे मुंह थी और शरीर पर काले रंग का डिजाइनर टॉप और लंबे काले बूट थे। कपड़ों से अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता था कि वो कोई शहरी युवती है। राहगीर कुछ समझ नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। फिर उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नागपुर पुलिस की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और जब शव को पलटा गया तो सामने का दृश्य दिल दहलाने वाला था। चेहरा इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि मांस के चिथड़े लटक रहे थे। पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन सा था। दोनों घुटनों पर खरोंचे थी और दाहिना हाथ का पंजा टूट गया था। पुलिस को पहली नजर में यह तो साफ हो गया था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक क्रूर हत्या है, और चेहरा इस तरह कुचलना बताता था कि कातिल किसी भी कीमत पर उसकी पहचान छुपाना चाहता था। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच शुरू कर दी। शव की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान की जा सके। कोई दस्तावेज नहीं, कोई फोन नहीं, कोई पर्स नहीं। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई क्योंकि सबसे पहला यही बनता भी है, लेकिन किसी ने लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने कुछ संदिग्ध देखा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। कोई बयान नहीं मिला। चेहरा इस हद तक कुचला हुआ था कि उससे कुछ भी समझना मुश्किल था। हालांकि शरीर पर 2 टैटू मिले जो पुलिस के लिए एक उम्मीद की तरह थे। लड़की के चेस्ट पर एक टैटू था जिसमें क्वीन लिखा था। दाहिने हाथ पर लव बर्ड नाम का टैटू था जिसके नीचे 2 नाम थे, खुशी और आशु। टैटू देखने में बिल्कुल ताजे थे। यही एक चीज थी जिससे पुलिस को लगा कि शायद इसी के जरिए पहचान तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस ने टैटू और कपड़ों की तस्वीरें अलग से रख ली। फिर उन्हें आसपास के थानों, मुखबिरों और कॉलेज स्टाफ को भेजा गया। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी शेयर की ताकि अगर किसी ने लड़की को पहले देखा हो तो वो पहचानने में मदद कर सके। लेकिन सिर्फ टैटू ही नहीं था, एक और चीज थी जो पुलिस की नजर में आ गई। दरअसल लड़की के टॉप पर एक छोटा स्टिकर चिपका था जो नागपुर के एक मॉल के एक ब्रांड का था। पुलिस तुरंत उस मॉल में पहुंची और संबंधित शोरूम में जाकर जानकारी ली। शोरूम स्टाफ ने खरीदारी का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि एक दिन पहले ही यानी 12 जुलाई को खुशी कुमारी नाम की एक युवती ने वहां से करीब 6000 की शॉपिंग की थी। बिल में एक मोबाइल नंबर भी था। यह नंबर अब पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग बन गया। इस नंबर से मिलने वाली जानकारी उन्हें धीरे धीरे उस लड़की की जिंदगी और उसके कातिल के करीब ले जाने वाली थी, और जो कहानी सामने आने वाली थी उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जब मॉल से मिले मोबाइल नंबर की जांच की गई तो उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई, कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली गई और उन नंबरों पर एक एक करके कॉल भी किया गया। तो इन्हीं कॉल्स के दौरान एक नंबर ऐसा मिला जो लड़की के परिजनों से जुड़ा था। जब पुलिस ने उनसे संपर्क किया तो जो बातें सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम जगदीश परिहार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुशी कुमारी को जानते हैं तो उन्होंने कुछ पल की चुप्पी के बाद जवाब दिया कि वो मेरी बेटी थी, लेकिन अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, वो हमें छोड़ चुकी थी। पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया। जब शव की तस्वीरें और टैटू दिखाए गए तो उन्होंने पहचान की पुष्टि की। यही उनकी गोद ली हुई बेटी खुशी परिहार थी, और जो उन्होंने पुलिस को बताया वो सिर्फ पहचान नहीं थी, वो एक ऐसा सच था जिसने वहां बैठे हर अफसर को कुछ देर के लिए खामोश कर दिया। दरअसल जगदीश परिहार के पास कोई औलाद नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर एक बच्ची लावारिस हालत में मिली, रो रही थी और कोई उसे देखने वाला तक नहीं था। जगदीश उसे घर ले आए। उन्होंने ये मान लिया कि यही बच्ची उन्हें ऊपर वाले की तरफ से मिली है और आने वाले जो समय में उसका सहारा बनेगी। साल 2000 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने उसे कानूनी रूप से अडॉप्ट कर लिया और नाम रखा बड़े ही प्यार से खुशी। उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो उनके खून से नहीं है, उनकी अपनी औलाद नहीं है। जो भी था उसी में उसका बचपन संवार दिया।
स्कूल, कपड़े, जरूरतें, जितना हो सका सब कुछ दिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि यह लड़की बड़ी होकर चैन से जिए और उन्हें माँ बाप कहे और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। खुशी पढ़ाई में सामान्य थी, लेकिन उनका रुझान मॉडलिंग और फैशन की ओर था। कॉलेज में मिस रायसोनी बनी और फिर 2019 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। वो वहां तक भले ही फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन आत्मविश्वास उसके चेहरे से झलकता था। धीरे धीरे उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और मॉडलिंग को ही अपना करियर बना लिया। मॉडलिंग के दौरान खुशी कुमारी की मुलाकात अशरफ शेख से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अशरफ की दुनिया अलग थी, महंगे रेस्टोरेंट्स, गिफ्ट्स देना, स्टाइलिश रहन सहन और बड़ी बड़ी बातें। खुशी को उसका साथ अच्छा लगने लगा। वो उसे समझने की कोशिश करता था और हर बार कुछ नया देकर खुश करता था। अशरफ ने उसे एक स्मार्टफोन और कार भी गिफ्ट की। धीरे धीरे खुशी के उठने बैठने का तरीका, पहनावा, बोलचाल सब कुछ बदल गया। जब परिवार ने इन बदलावों पर चिंता जताई तो मां बार बार समझाने लगी, कभी प्यार से, कभी चिंता में। पिता कुछ नहीं कहते थे, बस चुपचाप सुनते और अपने मन में घुटते रहते। धीरे धीरे बात बात पर बहस होने लगी। खुशी को अब हर बात रोक टोक लगने लगी थी। एक दिन जब माहौल ज्यादा बिगड़ गया, जगदीश परिहार ने पहली बार थोड़ी सख्ती से कहा, यह रास्ता ठीक नहीं है। तो खुशी ने जो जवाब दिया वो शायद किसी पिता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चोट थी। उसने कहा, मैं गरीबों की तरह नहीं जी सकती। जो आपने दिया वो काफी नहीं है। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें हर चीज गिन कर मिले। यह शब्द सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। जगदीश परिहार ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी को जाते हुए देखते रहे। उस दिन के बाद से खुशी ने अपने परिवार से हर रिश्ता, नाता तोड़ लिया। खुशी अब अशरफ के साथ गिट्टी खदान इलाके में किराए के मकान में लिव इन में रहने लगी थी। अपने फैसले खुद ले रही थी और किसी की परवाह नहीं करती थी। खुशी ने अपने हाथ पर आशू नाम का टैटू बनवाया। सोशल मीडिया पर अशरफ के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करने लगी और यहां तक कि उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। अब वो ज़ारा शेख बन गई। परिवार का बयान लेने के बाद जब पुलिस ने अशरफ के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो यह भी सामने आया कि वो गिट्टी खदान इलाके में उसी फ्लैट में रह रहा था जहां वो पहले खुशी के साथ रहता था। 13 जुलाई की शाम को ही ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने उसे उसके फ्लैट पर दबिश दी और अशरफ को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। अशरफ ने कहा कि वो कई दिनों से खुशी से मिला ही नहीं है। उसने यह भी दावा किया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और वो अलग हो चुके हैं। पुलिस को उसका यह बयान एकदम संदिग्ध लगा, खासकर तब जब जांच में सामने आया कि हत्या से ठीक एक दिन पहले 12 जुलाई को खुशी ने नागपुर के एक मॉल से 6000 की शॉपिंग की और जिस कार से वो शॉपिंग के लिए गई थी वो कार अशरफ की थी। पुलिस को अब साफ लगने लगा था कि अशरफ सिर्फ बातें बना रहा है। सच जानना है तो सबूत निकालने होंगे। इसलिए टीम ने फैसला किया कि अब तकनीकी मदद ली जाएगी। सबसे पहले निगाह गई हाईवे और टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरास पर। पुलिस ने नागपुर पांडुराना हाईवे के रास्ते में जितने भी टोल नाके पड़ते थे उन सभी जगहों से फुटेजेस मंगाए। काफी देर तक वीडियो खंगाले गए और फिर एक एक रिकॉर्डिंग ऐसी मिली जिसमें अशरफ की पूरी कहानी का सच सामने आ गया। पुलिस को अशरफ के बयानों पर पहले से ही शक था। अब उन्होंने हाईवे के टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में अशरफ की कार का नंबर था। 12 जुलाई की रात 9:30 पर यह कार नागपुर से बाहर की ओर टोल पार करते हुए दिखाई दी। कार में अशरफ के साथ खुशी भी मौजूद थी। यह वही समय था जब खुशी ने मॉल से शॉपिंग की थी और फिर अशरफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई। इसके बाद अगला फुटेज आया 12 और 13 जुलाई की रात 2:30 बजे का। वही कार वापस टोल पार करती हुई दिख रही थी, लेकिन इस बार अशरफ कार में अकेला था। बस पुलिस के पास अब अशरफ की झूठी कहानी को तोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे। अशरफ को दोबारा थाने बुलवाया गया। इस बार उससे सीधे सवाल किए गए, खुशी कहाँ है? 12 तारीख की रात को तुम्हारे साथ कार में कौन था और सुबह कार में सिर्फ तुम अकेले क्यों थे? पहले तो अशरफ बहाने बनाता रहा, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सर झुका लिया और फिर जो उसने कहा उसने हर किसी को भीतर से हिला दिया। हाँ, मैंने मारा, गुस्से में मारा। शक था अशरफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि खुशी से उसकी दोस्ती 2018 में हुई थी। धीरे धीरे साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर झगड़े होने लगे। खुशी के मॉडलिंग शोज, देर रात बाहर रहना और सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी, इन सब पर अशरफ को शक होने लगा। वो चाहता नहीं था कि खुशी किसी और से मिले, बात करे या खुलकर जिए।
12 जुलाई की रात अशरफ और खुशी शॉपिंग के बाद लॉन्ग ड्राइव पर गए। कलमना के पास एक ढाबे पर खाना खाया और फिर गाड़ी में बैठते ही अशरफ ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। किससे बात करती हो? कौन है वो लड़का? ये बात बहस में बदल गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि अशरफ ने कार रोक दी। सावली फाटा के पास एक सुनसान जगह पर कार ले जाकर टायर खोलने वाला रॉड निकाला और खुशी के सर पर वार कर दिया। और वो तब तक मारता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। उसके बाद शव को पहाड़ी से नीचे खींचा और भारी पत्थर से चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया ताकि पहचान न हो पाए। खैर, अशरफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वो अब भी जेल में है और मामला अदालत में लंबित है। लेकिन इस केस में सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं हुई थी। ये हत्या थी भरोसे की, परिवार की और उस आजादी की जिसे खुशी ने अपना सब कुछ समझ लिया था। तफ्तीश में यह भी सामने आया था कि अशरफ का परिवार खुद साफ नहीं था। उसके पिता अफसर शेख नागपुर में अवैध गांजा बेचने के मामलों में कई बार गिरफ्तार हो चुके थे। कानून से उनका रिश्ता लगातार उल्टा ही था। जिस घर से अशरफ आया था वहां इंसानियत नहीं, दबाव और डर सिखाया जाता था। खुशी को बात का अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ प्यार में थी, इतनी गहराई से कि उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। नाम बदला, पहचान बदली और पूरा जीवन एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जो खुद यह तय नहीं कर पाया कि उसे प्यार करना है या शक। और यहीं से शुरू होता है यह सवाल, क्या आजादी का मतलब यही है कि हम अपने पीछे सब कुछ जला दें? माँ बाप, रिश्ते, परवरिश। क्या एक तरफा समर्पण को ही प्यार कहा जा सकता है? खुशी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि उसने किसी से प्यार किया। गलती यह थी कि उसने उस प्यार के नाम पर खुद को मिटा दिया, अपने ही वजूद को पीछे छोड़ दिया। जिस लड़के से प्यार किया उसके लिए खुद की पहचान तक बदल दी, धर्म बदल लिया और उन माँ बाप को भी छोड़ दिया जिन्होंने उसे तब अपनाया था जब वो सिर्फ एक लावारिस बच्ची थी जिसे कोई मंदिर के बाहर यूं ही छोड़ गया था, जिनकी ममता और परवरिश के बिना शायद वो इस दुनिया में गुमनाम रह जाती। कोई नहीं जानता उसकी जिंदगी क्या होती। उन्हीं को यह कहकर छोड़ दिया कि आपने जो दिया वो काफी नहीं है। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें खुद को खोना ना पड़े, लेकिन जब कोई रिश्ता आपको इस हद तक बदल दे कि आप अपनी जड़ें काट दे तो फिर वो रिश्ता नहीं, एक धोखा है जो देर सवेर आपको खत्म करता है। और ये बात सिर्फ खुशी की नहीं, आज भी न जाने कितनी लड़कियां अपने घर वालों की ममता, उनके खून पसीने की कमाई को ठुकरा कर एक आजाद जिंदगी की तलाश में निकल जाती है। लेकिन जब रास्ते में गिरती है तो ना पीछे कोई हाथ होता है, ना आगे कोई भरोसे वाली मंजिल। कई बार जो रिश्ते हमें बंधन लगते हैं वो असल में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा होते हैं। हर रोक टोक जंजीर नहीं होती, कभी कभी वो ढाल होती है जो उस बर्बादी की तेज धूप में आपको जलने से बचा लेती है। इसका अंदाजा तब होता है जब सब कुछ पीछे छूट चुका होता है। नमस्कार।